इस सीरीज़ में मैं आप लोगों को जेईई या TG2 पेपर के बताऊंगा टॉपिक वाइज एनालिसिस कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए, उनका सॉल्यूशन, टॉपिक वाइज सॉल्यूशंस, और बताऊंगा प्रेडिक्टिव क्वेश्चंस। मतलब उन सॉल्यूशंस के दौरान ही मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या और क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। होपफुली ये सीरीज़ आप एंजॉय कर रहे होंगे। अगर ऐसा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ये मेरे को मोटिवेट करता है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आपने पिछला लेक्चर एंजॉय किया होगा। पिछला लेक्चर जो था वो बेसिक इलेक्ट्रिकल के एमसीक्यूज मैंने करवाए थे लखनऊ मेट्रो पेपर के, मेंटेनर के, शिफ्ट 2। और आज के लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगा लखनऊ मेट्रो के मेंटेनर के पेपर के 2018 में शिफ्ट 2 में जो आया था उसमें अल्टरनेटिंग करंट के एमसीक्यूज करवाऊंगा। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से बेसिक इलेक्ट्रिकल में 7 क्वेश्चन थे, इलेक्ट्रिकल सर्किट कह लो या बेसिक इलेक्ट्रिकल कह लो, उससे 7 क्वेश्चन थे, और अल्टरनेटिंग करंट से 7 क्वेश्चन थे उस पेपर के अंदर। तो कुल मिला के पूरा जो बेसिक इलेक्ट्रिकल का पार्ट था उसमें 14 क्वेश्चन थे। तो आज मैं वो बाकी के 7 क्वेश्चन अल्टरनेटिंग करंट के करवाने वाला हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अपने क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं सारे लिंक्स डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में आप लोग ले सकते हैं। लखनऊ मेट्रो के सॉल्यूशन का जो पिछला लेक्चर था मैं वो डाल दूंगा, ये कंप्लीट हो जाएगा तो उन दोनों को डाल दूंगा ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिए, इसके क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर देखिए, एक चक्र को पूरा करने के लिए प्रत्यावर्ती धारा द्वारा लिए गए समय को क्या कहा जाता है? तो पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं यहां से। टाइम टेकन बाय एसी टू कंप्लीट वन साइकिल इज नोन एज। देखिए, मैं आगे ले जाने से पहले एक छोटा सा थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस कर लेना चाहता हूं ताकि आपके बाकी के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं। कोई भी हमारा एसी वोल्टेज होता है या एसी करंट होता है, जाहिर सी बात है या तो वो थीटा के रिस्पेक्ट में बनेगा या वो बनेगा ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में बनेगा। या तो वो वोल्टेज होगा या करंट होगा। मैंने ये यहाँ लिखा है और लिखा है, इसे डिवाइड मत समझ लेना प्लीज़ यार। ठीक है, तो हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एसी की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं मान लीजिए वोल्टेज कंसिडर कर लेता हूँ, तो इसको लिखेंगे V इक्वल्स टू VM साइन थीटा। अगर हम थीटा के बारे में बात करें और अगर हम मैक्सिमम वैल्यू या उच्चतम वैल्यू VM लेके चले, अगर करंट लेके चलते तो जाहिर सी बात है IM लेते, साइन थीटा लेते अगर हम करंट लेके चलते तो। और अगर ओमेगा टी है, देखिए इनमें अंतर क्या है, थीटा होता है डिग्री और ओमेगा टी होता है रेडियन। क्लियर इतना पॉइंट? तो अगर मैं वोल्टेज के टर्म्स में लिखता तो वोल्टेज के टर्म्स में लिखता आपका VM साइन ओमेगा टी, और करंट के रिस्पेक्ट में लिखता IM साइन ओमेगा टी। तो अभी आप एक चीज समझिए कि किस तरीके मैं एक्चुअली इसको थोड़ा सा ना यहाँ बना देता हूँ क्योंकि अभी क्वेश्चन लगाऊंगा तो ये जगह कम पड़ेगी। स्टैंडर्ड इक्वेशन में यहाँ देता हूँ तो कभी क्वेश्चंस लगाऊंगा तो जगह कम पड़ेगी। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन इसकी लिखेंगे तो V इक्वल्स टू VM साइन थीटा हो जाएगा, और इसकी लिखेंगे तो V इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा टी हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से ये थीटा डिग्री में होता है। अगर I के लिए लिखेंगे तो VM की जगह IM हो जाएगा, ये बहुत सिंपल बात है। और ये ओमेगा टी रेडियन दर्शाता है। ये हम लोगों की स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाती है। तो जहाँ से हम लोग कुछ बातों को निकाल सकते हैं कि थीटा किसके बराबर आया, कहीं ना कहीं ओमेगा टी के बराबर आया, तभी ये यहाँ पर रिप्लेस हो गए। अब इसके पीछे का कंसेप्ट बहुत होता है कि ये कैसे बनता है कैसे नहीं बनता, बट फिलहाल हम लोग क्योंकि एमसीक्यू कर रहे हैं तो आपको ये स्टैंडर्ड इक्वेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकल लेक्चर में हम लोग सब ये डिस्कस करते हैं कि ये कैसे आई इक्वेशन, कैसे नहीं आई। अब आप एक चीज़ देखिए कि ये जो इक्वेशन, ये जो हमारा वेव है, इस वेव में कुछ बातों को हम लोग कर लेते हैं। जहां पर वेव दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाए
वहां तक, मतलब जहां से रिपीट होना शुरू हो जाए वहां तक, यहां से फिर से रिपीट हो रही है वेव, मतलब जैसी है वैसी दोबारा से बनने वाली है, वहां तक एक साइकिल कहलाती है। और इस एक साइकिल में जितना लगने वाला समय होता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं, जिसको हम लोग कहीं ना कहीं कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। ये बात इसीलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि अपने अगले एमसीक्यूज़ में ये सब बातों को किया गया है। ठीक है, इतनी बात। तो जहां से वेव रिपीट होना शुरू हो जाए वहां तक एक साइकिल होती है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे देता हूं ताकि आप लोगों को और क्लैरिटी आ जाए। मान लीजिए ये इस तरीके से आपका कोई वेव है, रेक्टेंगुलर वेव मैंने बना दी। अब ये मान लीजिए t है, ये 2t है, तो आप देखिए t पर ये वेव फिर से रिपीट होना शुरू हो गई, मतलब जैसी है इटसेल्फ वैसी रिपीट होना शुरू हो गई। तो यहाँ पर टाइम पीरियड क्या होगा, t इज द टाइम पीरियड। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल और दे देता हूँ। अगर मान लीजिए ये वेव फॉर्म है और आपका यहाँ पर देखिए अभी जो वोल्टेज है, करंट है, वो अभी बात नहीं कर रहे हैं ना, और यहाँ t है, यहाँ 2t है। अब देखिए तो यहाँ पर वेव कहाँ रिपीट होना शुरू हो रही है, अभी आप देखिए रिपीट होना मतलब ठीक वैसी जैसे पहले है। कुछ लोग सोचेंगे कि सर ये यहाँ से रिपीट होना शुरू हो रही है, नहीं भाई, यहाँ से ये वेव, यहाँ तो फिर वेव है ही नहीं है, रिपीट यहाँ से होना शुरू हो रही है वेव। क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक तो सेम, फिर दोबारा ऐसी की ऐसी आ रही है, तो यहाँ पर टाइम पीरियड क्या होगा, 2t। तो ये चीज़ समझिए, टाइम पीरियड पता करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जेई लेवल पे जब चीज़ों को लेके जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मतलब रिक्वायर्ड हो जाता है कि आपको टाइम पीरियड कैलकुलेशन आना चाहिए। खैर फिलहाल तो ये टाइम पीरियड हो गया। अब आप एक चीज़ समझिए, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। मैं ये सब चीज़ें अभी इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि अपने आगे वाले एमसीक्यू में मैं ये चीज़ रिपीट नहीं करूँगा। अब देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है आपका एक सेकेंड में कितनी नंबर ऑफ साइकिल बन रही, मतलब ये एक साइकिल है, ये दूसरी साइकिल है, तीसरी साइकिल होगी कोई, एक चौथी होगी, पांचवी होगी। तो ऐसे एक सेकेंड में नंबर ऑफ साइकिल्स जो होती हैं संख्या वाइज, वही होती है फ्रीक्वेंसी, वही होती है फ्रीक्वेंसी। तो हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड से जो रिलेट करती है तो वो कुछ इस तरीके से रिलेट करती है, और यूनिट इसकी हर्ट्ज होती ही है। ठीक है, जिसमें ये ओमेगा अगर हम बात करें, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आवृत्ति। अंतर समझिए, कोणीय आवृत्ति और आवृत्ति में अंतर क्या होता है। कोणीय आवृत्ति जब किसी केवल आवृत्ति को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तभी वो बनती है कोणीय आवृत्ति या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ओनली फ्रीक्वेंसी विद द 2 पाई। 2 पाई से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे आप फ्रीक्वेंसी को तो वो बन जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी की यूनिट जो होती है वो होती है रेडियन पर सेकेंड। देखो यार, यहाँ पर ओमेगा टी की यूनिट तो रेडियन होती है, क्योंकि आप खुद सोचो, रेडियन पर सेकेंड को आप समय से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड कट जाएगा, रेडियन बचेगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ओमेगा टी की वैल्यू होती है रेडियन, बट ओमेगा खाली की यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, खैर मैं इसको आगे लेके चलता हूँ, आपको ये बता देता हूँ। चलिए हम लोग अपने न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एमसीक्यूज कर लेते हैं एसी के जो पेपर में आए हुए हैं। 7 क्वेश्चन थे, सातों को 7 चुन के करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की। सॉरी, मतलब 17 तो मतलब खैर पेपर में था, ये पेपर में जो क्वेश्चन पेपर है। अब हम लोग तो, हमारे लिए तो पहला नंबर क्वेश्चन है ना। बात करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन की। टाइम टेकन बाय एसी टू कंप्लीट 1 साइकिल, क्या समय लगता है एसी को एक साइकिल पूरा करने में। तो देखिए एक साइकिल को पूरा करने में जो समय लगता है वो टाइम पीरियड है, तो ये आंसर आपका हो गया, ऑप्शन बन गया सेकंड। तो ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं बना अपना। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ वेवफॉर्म विद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 200 पाई रेडियन पर सेकेंड। देखो रेडियन पर सेकंड में कुछ चीज दे रखी है, इसका मतलब उसने क्या दे रखी है, कोणीय आवृत्ति। अब ये जो कोणीय आवृत्ति होती है ओमेगा, ये डिपेंड करती है कोणीय वेग पर भी। क्वेश्चन पेपर में कंफ्यूज करने के लिए पूछा है, कोणीय वेग दिया है। देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूं, ये है, यही एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है,
मतलब कोणीय आवृत्ति होती है, और ओमेगा ही कोणीय वेग होती है, एंगुलर वेलोसिटी भी होती है। ये देखो थोड़ा सा कंसेप्ट डिटेल में जाने पर ही समझ में आता है कि जनरेटर जिस स्पीड से घूम रहा होता है वो कोणीय वेग होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है, और जनरेटर के एंगुलर वेलोसिटी से घूमने पर जिस आवृत्ति पर वोल्टेज पैदा होता है उसे कोणीय आवृत्ति कहते हैं, और ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, जनरेटर की कॉइल घूमी जहां पर वोल्टेज पैदा हो रहा है, वो जिस वेग से घूमी, जिस स्पीड से घूमी, जिस वेलोसिटी से घूमी, उसे कोणीय आवृत्ति, वो कोणीय वेग या फिर एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। पर जिस आवृत्ति से वोल्टेज पैदा हो गया, ये वोल्टेज ऐसे ही तो होता है पैदा एसी में, तो जिस आवृत्ति से वोल्टेज पैदा हो गया उसे बोलेंगे कोणीय आवृत्ति, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो कोणीय वेग कॉइल का और कोणीय आवृत्ति वोल्टेज की, ये दोनों आपस में रिलेटेड होते हैं। वेग एक मैकेनिकल कंसेप्ट है, यांत्रिक कंसेप्ट है, और मतलब वेलोसिटी एक यांत्रिक कंसेप्ट है, और जो आवृत्ति है ये एक इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट है। ये थ्योरी में हम सब थ्योरी में ऐसे डिटेल में पढ़ते हैं। फिलहाल ओमेगा वेलोसिटी जो होती है वो 2πf होती है। अब यहां पर इसने एंगुलर वेलोसिटी पहले से दे रखी है 200 पाई। तो इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है व्हाट इज द पीरियड ऑफ वेव फॉर्म। तो इसने टाइम पीरियड पूछा है। देखो तो देखिए इसने टाइम पीरियड पूछा है इस क्वेश्चन में, सेकंड नंबर क्वेश्चन है ये। टाइम पीरियड इसने पूछा है कि पीरियड बताइए या फिर अवधि बताइए। तो अवधि और टाइम पीरियड बात एक ही है। तो इसने जब टाइम पीरियड पूछा है तो आप देख सकते हैं कि अगर टाइम पीरियड की बात करेंगे, एक सेकेंड रुकिए, हाँ, तो इसने क्या पूछा है, टाइम पीरियड इसने पूछा है। तो अगर आप देखें टाइम पीरियड की बात अगर हम करेंगे, इसने अवधि बोला है, वेवफॉर्म की अवधि क्या है। तो टाइम पीरियड की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में 1/t का रिलेशन है। मतलब कहने का फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड के 1/t है। तो यहाँ से पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, तो फ्रीक्वेंसी आएगी 100 हर्ट्ज। अब आप इस चीज़ को देखिए, फ्रीक्वेंसी क्योंकि 100 हर्ट्ज यहाँ पर आ रही है, तो टाइम पीरियड यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा 1/100, इसका मतलब 0.01 सेकेंड। अब आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी यहाँ पर कि आपको चीज़ों को लेके अंत तक जाना है, मतलब आंसर को आपको लास्ट तक लेके जाना है। अब आप ऑप्शन में ये चीज़ देख रहे होंगे 10 मिली सेकेंड, 100 सेकेंड, 100 मिली सेकेंड और 1 मिली सेकेंड ऑप्शन में दिया है। अब जो सेकेंड में दिया है उससे तो ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, आपको मिली में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, मैंने जगत सच के वीडियो में मैंने ये बात बताई है कि किस तरीके से जगत सच, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर ये सब बेसिक बातें बताई हैं कि किस तरीके से किसी चीज़ को मिली में या माइक्रो में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो ज़रूरत बन जाती है। अभी आप समझिए किस तरीके से ज़रूरत बन जाती है, क्योंकि ऑप्शन में दिया ही नहीं है। अब आपको क्या करना है, इसे मिली सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो जब इसे आप मिली सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो आप 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, इस चीज़ को आप मिली लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/10 की पावर -3 मिली सेकेंड। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 10 मिली सेकेंड। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर आपका, ठीक है। तो ये सेकंड नंबर जो क्वेश्चन था ये अभी आपका कंप्लीट हो गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चलते हैं इस थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक अल्टरनेटिंग करंट है जिसकी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी उसने दे रखी है 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आप लोग देख रहे हो, और मैक्सिमम वैल्यू दे रखा है, मतलब IM दे रखा है 120 वोल्ट। वो थोड़ा सा मिसप्रिंट है शायद, वहाँ पे वो वोल्ट में दे रखा है जबकि वो एम्पियर है ना, तो वो सॉरी मैंने भी वोल्ट लिख दिया, वो एम्पियर है। तो इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी है या क्षणिक मान की इक्वेशन निकालनी है। क्षणिक मान के लिए मैं आपको बता दूं ये होता है क्षणिक मान, स्मॉल v होता है क्षणिक मान। तो जाहिर सी बात है इसको हम स्मॉल i भी लिख सकते हैं। तो स्मॉल i क्या हो जाएगा, Im इजिकल्स टू साइन ओमेगा टी, Im इजिकल्स टू साइन ओमेगा टी। अब जाहिर सी बात है ओमेगा क्या है आपका
एंगुलर फ्रिक्वेंसी या एंगुलर या कोणीय आवृत्ति, तो आइए हम यहाँ पर 120 लिख देंगे साइन 2 पाई एफ टी, तो ये हो जाएगा साइन 2 इंटू पाई इंटू एफ, एफ है फ्रिक्वेंसी 60 इंटू टी, तो आपका सिंपल सा आंसर है ये साइन 120 पाई टी। तो आपका ये सीधा सीधा आंसर क्या है, ऑप्शन एम्पियर में आएगा, जाहिर सी बात है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर ना, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन 4 आपका जो है वो सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन, हाँ देखिए क्वेश्चन सेम है, मैं बताऊं आपको। अगला इसने पूछा है क्षणिक मान की वैल्यू बता दो 120 सेकंड बाद। कितना, 120 सेकंड बाद। एक काम करता हूं, मैं इसको मिटा देता हूं। तो क्वेश्चन अगर मैं बात करूं चौथा नंबर, तो क्वेश्चन सेम है, 60 हर्ट्ज यहाँ भी दे रखा है, मैक्सिमम वैल्यू 120 दे रखी है, बस यहाँ पर टाइम दे रखा है 1/720 सेकेंड बाद क्षणिक मान की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने आपसे क्या कहा था, ये होती है क्षणिक मान। तो इक्वेशन अभी आप लिखिए 120 पाई टी। अब देखिए इसने बोला है इतने समय के बाद। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन इसीलिए बन जाता है क्योंकि यहां पर कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस बहुत रहते हैं। क्या रहेंगे वो मैं बता देता हूं। 120 साइन पाई और यहाँ टी की वैल्यू रखिए। अब देखो यार यहां पर क्वेश्चन में आप लोग क्या गलती करोगे, आपको डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करना आना चाहिए। अगर आप वो बेहतर जानते तो गलती नहीं होगी। तो यहां से आप इसको जब काटेंगे तो ये 6 बार चला जाएगा साइन पाई/6। अब एक बात दिमाग में आपको लानी पड़ेगी कि साइन या कॉस कभी भी रेडियन की वैल्यू नहीं देते, मतलब साइन पाई/6 कुछ नहीं होता। आपको पाई को ये समझना पड़ेगा, पाई रेडियन अपने आप में 180 डिग्री होता है। तो जब पाई रेडियन अपने आप में 180 डिग्री होता है तो क्या हो जाएगा, साइन 180/6 तो 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री की हमको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मतलब पाई की वैल्यू अगर 180 डिग्री होती है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री हो जाएगा। तो 120 साइन 180/6 तो साइन 30 हो जाएगा ये, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 0.5, तो ये हो जाएगा आपका, अगर मैं इंटू 1/2 60 एम्पियर। 60 एम्पियर वैल्यू आंसर आएगा। 4th इज द राइट ऑप्शन। समझने वाली बात केवल यहां पर इतनी है कि कभी भी साइन कॉस डायरेक्ट पाई/6 की वैल्यू नहीं देंगे। पाई को रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए और रेडियन को डिग्री में। मतलब ये जो पाई है ये किस में है, रेडियन में। और जब आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो आपको इसका मल्टीप्लाई करना पड़ता है 180/पाई से। तो पाई से पाई कैंसिल, तो जो आएगा वो क्या आएगा, डिग्री में आएगा आंसर। रेडियन को डिग्री में करना, ये रेडियन है, डिग्री में करने के लिए 180/पाई का मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर डिग्री को रेडियन में करना है तो पाई/180 का। ठीक है, तो ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर चौथा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ओहो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, अब आप इस चीज को समझिए, यहां आपको ये चीज बहुत गहराई से समझनी पड़ेगी। एक केवल थ्योरी बेस्ड सवाल है अभी तक, और ये लखनऊ मेट्रो TG2 का पेपर है। आप क्या सोचते हैं यार, न्यूमेरिकल थोड़ी पूछेगा, इतने थ्योरी करके चले जाते हैं, इतना थोड़ी पूछेगा। फिर क्या होता है, रिजल्ट आता है उसमें सिलेक्शन नहीं होता है, बात वहीं की वहीं खत्म हो जाती है। पर जो बंदा उस बात से सीख के आगे जाता है ना, बस उसी का ही आगे के पेपरों में सिलेक्शन होता है। अदरवाइज तो कहानी 1 साल 2 साल 3 साल और ये चलता ही चला जाएगा कार्यक्रम। पंचवर्षीय योजना बन जाएगी, 5 साल हो गए नहीं हो रहा। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि आपको अपनी गलती से सीखना है। मैं आपको बता रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर ये क्वेश्चंस बार बार पेपर के अकॉर्डिंग मैं आपको करा रहा हूँ, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा ये चीज़ कि यार पेपर में आए हैं ये क्वेश्चन, मैंने अपने घर पे नहीं बनाए हैं। आप देखो अभी तक एक थ्योरी का क्वेश्चन था, बाकी सारे न्यूमेरिकल थे। पिछला लेक्चर देखना, मैंने आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल, नेटवर्क,
मतलब सर्किट के क्वेश्चन कराए TG2 के पेपर के, एक भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं था, न्यूमेरिकल थे। लिंक आप देख सकते हैं उसका डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में। तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी आपको, गंभीरता का विषय है ये बहुत ज़्यादा, आपको इसको सीरियसली लेके चलना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये चीज़ समझिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, 5th नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 5th नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की वेव है, मतलब एक तत्कालिक वोल्टेज की वेव है जो कि दी हुई है। अब देखिए ये क्वेश्चन आज से पहले जेई में तो बहुत पूछा जाता था, TG2 में मैंने पहले नहीं देखा, आज से 3-4 साल पहले से क्वेश्चन मैंने नहीं देखा, मतलब इनफैक्ट 2 साल पहले भी नहीं देखा। बट जैसे कि मैं हमेशा से कहता हूँ कि TG2 वालों को अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी। कंपटीशन दिन पे दिन इतना बढ़ रहा है कि उन लोगों के सवाल का स्टैंडर्ड IAS तक के क्वेश्चन का पहुँच गया है। और मैं ये बात केवल मजाक में या फिर हीरोगिरी में, मतलब सच बता रहा हूँ यार, एक क्वेश्चन नहीं, अभी आप इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर देखना, इसी का ही लखनऊ मेट्रो के TG2 के पेपर का इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बार देखना क्वेश्चन, और पूछना किसी से, अगर कोई हो आसपास, तुम्हारे पास आसपास बीटेक का बंदा हो तो पूछना उससे कि क्या ये TG2 लाइक क्वेश्चंस हैं। बट हर किसी से मत पूछने बैठे। खैर देखिए, अभी आप लोग समझ रहे होंगे, तो ये आप लोग देख रहे हो कि किस तरीके से इसने दे रखा है और हॉट वायर एमीटर से नापा गया है। मतलब एक इस तरीके से बोल रहा है ये कि कोई एक हॉट वायर एमीटर है और उसको ये वेव दी गई है इक्वेशन। अब ये हॉट वायर एमीटर क्या मापेगा? सबसे पहली चीज इस बात को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि PMMC मीटर एकमात्र ऐसा मीटर है जो एवरेज वैल्यू मापता है। अदरवाइज हॉट वायर हो, मूविंग आयरन हो, एक्सेट्रा कोई भी नाम आ जाए, सब क्या मेजर करते हैं? RMS वैल्यू। इस बात को अपने माथे पे घड़वा लो बुरी तरीके से। क्या बोला मैंने? अगर यहां पर PMMC मीटर देता तो वो एवरेज वैल्यू मापता, अदरवाइज कोई भी अदर टाइप का मीटर दे दे, हॉट वायर, मूविंग आयरन, कुछ भी अटरम शटरम दे दे, आपने क्या करना है? आपने ये RMS वैल्यू मापता है तो जाहिर सी बात है इसकी RMS वैल्यू निकाल देंगे, वही वोल्टमीटर नापेगा भी। अब RMS वैल्यू निकालने का तरीका सीखिए। मैंने आप लोगों को जब इक्वेशन लिखाई थी स्टैंडर्ड, तो कुछ इस तरीके से लिखाई थी, ठीक है। उसमें मुझे बताइए मैक्सिमम वैल्यू क्या थी? Vm, ठीक है। अब अगर इसी की RMS निकालते थे तो फॉर्मूला क्या होता था? Vm/√2। इसका मतलब अगर हमें RMS निकालनी है तो हमें मैक्सिमम को √2 से डिवाइड करना है। चलिए सेम काम हम लोग यहां करेंगे। तो 200 की RMS निकालेंगे तो वो क्या होगी? 200/√2। 100 की RMS निकालेंगे तो क्या होगी? 100/√2। 50 की RMS निकालेंगे तो क्या होगी? 50/√2। ये सबकी RMS निकल गई। अब आप खुद देख रहे हैं ये सारी वेव जोड़ी हुई है, मतलब एडिशन में है, तो इन सबको हम जोड़ देंगे। पर इस बात को अपने दिमाग में फिर से घड़वाइएगा, कभी भी AC के अंदर जो जोड़ होता है वो वेक्टर जोड़ होता है, वेक्टर एडिशन होता है। मतलब DC में एडिशन जो होगा वो अलजेब्रिक एडिशन होता है, मतलब 2 + 2 4 होते हैं, 2 + 2 4 होते हैं DC के अंदर। पर अगर 2 + 2 AC में जोड़ना है तो 2 + 2 को AC में नहीं जोड़ सकते। AC में कोई भी जोड़ होता है वो वेक्टर जोड़ होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। मतलब अगर A और B जोड़ना है DC में तो वो सिंपल A और B जुड़ेंगे, बट A और B जोड़ना है AC में तो A² + B² जुड़ेंगे वो। ये चीज़ दिमाग में रखना। तो सेम ऐसे ही अगर हमें इस तीनों को जोड़ना है तो किस तरीके से जोड़ना है? मान लीजिए इसे A मान लो, इसे B मान लो, इसे C मान लो, तो A² + B² + C², इस तरीके से, मतलब 200/√2 प्लस 100/√2 स्क्वायर प्लस 50/√2 का स्क्वायर। तो ये हम कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करने पे ये लगभग आएगा 26,250। इस तरीके से ये बनेगा कैलकुलेट करने पे, जो कि हो जाएगा कहीं ना कहीं 162 ये वोल्ट आ जाएगा। तो आपने क्या करना है? बड़ा सिंपल सा वो है टेक्निक, मैंने आपको क्या बताई?
एडिशन जो होता है वो वेक्टर एडिशन होता है एसी के अंदर, और डीसी के अंदर सिंपल अलजेब्रिक एडिशन होता है, मतलब 2 और 2। तो 2 और 2 4 डीसी में होंगे, बट 2 और 2 4 एसी में नहीं होंगे। एसी में क्या होगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का अंडर रूट, वो निकल के आएगा। प्लीज समझिए इस चीज को, ठीक है, उतार लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर्म फैक्टर निकालना है यार, ये तो बहुत ही आसान है। फॉर्म फैक्टर का सीधा फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा उन्होंने आरएमएस वैल्यू दे रखी है और एवरेज वैल्यू दे रखी है ना, तो आपको आरएमएस वैल्यू क्या दे रखी है इन्होंने 0.25, और एवरेज वैल्यू क्या दे रखी है इन्होंने 0.125 ना वोल्ट। अब आप एक चीज समझिए, याद करने का मैंने आपने तरीका बताना है। देखो, एक होता है पीक फैक्टर या फिर क्रेस्ट फैक्टर भी बोलते हैं उसको, ठीक है, और एक होता है फॉर्म फैक्टर। दोनों को याद करने का तरीका बता देता हूं। पीक के सामने पीक, बोलिए प्लीज मेरे साथ, पीक के सामने पीक, पीक के सामने पीक, मतलब पीक के सामने पीक माने पीक को बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू। तो पीक के सामने पीक आएगा, तो जो बचा है नीचे उसमें आरएमएस आएगा। अब जब आरएमएस यहां नीचे आ गया है तो फॉर्म फैक्टर में ऊपर आएगा, और अब जब आरएमएस यहां ऊपर आ गया है तो नीचे में क्या ही आएगा, एवरेज वैल्यू आएगा। याद रखिए, यहां पर कोई भी नाम में कोई भी मैक्सिमम नहीं आ रहा, जबकि यहां तो पीक आ रहा है नाम में। पीक या मैक्सिमम बात एक ही है, शिखर, ठीक है, शिखर या फिर शिखर गुणांक बोलते हैं इसे, और इसे रूप गुणांक बोलते हैं। देखो मैं लिख नहीं रहा तो बोल तो रहा हूं हिंदी में, इसे शिखर गुणांक, सॉरी इसे शिखर गुणांक, हाँ इसे शिखर गुणांक बोलते हैं, इसे रूप गुणांक बोलते हैं फॉर्म फैक्टर को। मतलब एक्चुअली ये शेप डिसाइड करता है, इसका अपनी आप में एक कंसेप्ट है कि ये वेव की शेप बताता है फॉर्म फैक्टर। जब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग देखते हैं तो इस फॉर्म फैक्टर का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। खैर कभी बैठेंगे तो इस बात को भी करेंगे, आप मेरे को बताइएगा समझ में आया। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। तो पीक के सामने पीक, आपको पहले ये बात समझनी पड़ेगी, पीक या शिखर इसका मतलब उच्चतम होता है, मैक्सिमम होता है। तो पीक के सामने पीक मतलब मैक्सिमम वैल्यू, और बचा नीचे में आरएमएस, तो आरएमएस यहां नीचे है तो वहां ऊपर आ जाएगा, और यहां पर नीचे क्या आएगा, अब यहां आरएमएस है तो यहां नीचे क्या आएगा, एक बचा हुआ एवरेज वैल्यू ही रह जाती है। क्या होती है, 3 तरीके की तो वैल्यू होती है, आरएमएस, एवरेज और मैक्सिमम। तो यहां पर कोई मैक्सिमम जैसा नाम है ही नहीं है। जब फॉर्म फैक्टर में कोई मैक्सिमम जैसा नाम है ही नहीं है तो नीचे कहीं मैक्सिमम आएगी ही नहीं। खैर, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब फॉर्म फैक्टर क्या हुआ, आरएमएस अपॉन एवरेज, तो आरएमएस लिख लिया 25 और एवरेज कितना हो गया 1.25। तो आप इसको कर सकते हैं, कट जाएगा और ये आपका बैठ जाएगा 2 आ जाएगा आंसर ना। तो कुल मिला के आंसर आया आपका सेकंड ऑप्शन। अब देखिए, अब लास्ट क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन। ये तो बहुत आसान है यार। वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट आर वेरी लूजली अटैच्ड टू द न्यूक्लियस। किसी नाभिक से स्थूलता से जुड़े कर्षण शक्ति इलेक्ट्रॉन को किस रूप में जाना जाता है। देखिए, कोई भी परमाणु होता है, एटम होता है, ये बेसिक इलेक्ट्रिकल का पहले लेक्चर में ही मैंने करवाया है, आप एक बार प्लीज देखिएगा प्लेलिस्ट में जाके। बेसिक इलेक्ट्रिकल का पहले ही लेक्चर बताया है कि कोई भी नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, तो वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन आखिरी कक्ष में होता है उसे निकालना आसान है। किसके लिए, धातु के लिए। अदरवाइज अधातु में तो निकाल ही नहीं सकते हो, मतलब मेटल्स में आप निकाल सकते हो, नॉन मेटल्स में तो आखिरी कक्ष के इलेक्ट्रॉनों को निकाल ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो जो आखिरी कक्ष से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो क्योंकि नाभिक से दूर हो जाते हैं तो इन्हें निकालना आसान होता है। आप एक बार देखिएगा, पूरा डिटेल में वहां बताया हुआ है मैंने, तो निकालना आसान हो जाता है। पहला ही दूसरा लेक्चर है बेसिक इलेक्ट्रिकल का ना,
तो इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेसिकली। तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ये निकल के बन जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो आपका ऑप्शन बन जाएगा ये सेकंड। तो यहाँ हम लोगों ने अल्टरनेटिंग करंट के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए जो लखनऊ मेट्रो पेपर में आए हैं। उम्मीद है सब आपको सोल्यूशन समझ में आए होंगे। मैं आपसे एक बात और ये कह दूंगा कि आप लोग को अगर कोई पेपर सॉल्व कराना है, एनालिसिस करवानी है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं पेपर, ठीक है। और अगले लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगा लखनऊ मेट्रो को इसी पेपर के मशीन से इलेक्ट्रिकल मशीन करवाऊंगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।